नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है प्रदेश में हार की हैट्रिक सियासत। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मनोज कुलारा जी, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। मनोज जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और कमलेश रमन जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। कमलेश जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्ता में आप हैं संजीव वर्मा जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। उससे पहले ये भी आपको बताते चले कि हम अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो लैटिट्यूड की बात करते हैं 28 डिग्री से लेकर 31 डिग्री नॉर्थ की हम बात करते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं या एरिया की बात करते हैं तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, लिटरेसी रेट जो है उत्तराखंड का 76.60% का है। ऐसी भूमि उत्तराखंड की तपोभूमि, देवभूमि, जहां लिटरेट जो संख्या अगर हम अदर स्टेट्स की कंपेयर में बात करें तो काफी हद तक पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं। संजीव वर्मा जी, अगर बात करते हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा में आप एक बड़ा मैंडेट लेके आते हैं। अगर 2004 की बात कर लेते हैं तो 3 सीट आप लेके जाते हैं, कांग्रेस एक लेके जाती है और एसपी जो है समाजवादी पार्टी वो 1 सीट लेके जाती है। 2009 में कांग्रेस 5 सीट लेके जाती है। 2014 में 5 सीट बीजेपी ली जाती है। 2019 की बात करते हैं तो 5 बीजेपी ली जाती है। इसी को देखते हुए शायद आपके नेताओं की तरफ से बयानबाजी आ रही है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी इस वक्त गलतफहमी में है। इस बार जो है जनता अलग तरीके से जवाब देगा। यहाँ का खासकर युवा की बात करते हैं, क्योंकि 2014 में आपको 55% वोट मिला था, वो इंक्रीज होकर 2019 में 60% पे पहुंचा था। वो कहीं ना कहीं बढ़त आप लेते हुए नजर आए थे। कोश्यारी जी का राज्यपाल पद से इस्तीफा देना, उत्तराखंड की तरफ रुख करना, क्या सारे कर जी वर्मा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति का जो रुख है, जो नजरिया है, बहुत ही पॉजिटिव है। उसका सदपरिणाम है 2014 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई। 2019 इसको दोहराया गया और 2024 का जो हमारा बहुत ही सन्निकट लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी यही सब दोहराया जाने वाला है, क्योंकि जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। माननीय मोदी जी की कथनी और करनी समान है, उसके ऊपर विश्वास कर रही है। एक आइडियोलॉजी क्लियर है, उस पर विश्वास कर रही है। जो विकास कार्य हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार के दौरान, हमने जो कहा किया, जो हम लोग कर रहे हैं, और उसके ऊपर तमाम जनता विश्वास कर रही है। दूसरी बात, यदि हम संगठन तो संगठन हाँ, आप कांग्रेस को देखें तो 1 साल से अधिक हो गया ये लोग अपना प्रदेश का संगठन की टीम नहीं बना पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हम यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पूरा संगठन, जिलों का पूरा संगठन, मंडलों का पूरा संगठन, पूरी कार्यकारिणी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम शक्ति केंद्र और बूथ पर जा रहे हैं, जहां हमारे 3,38,000 जो कार्यकर्ता, जो प्रत्येक एक पन्ना प्रमुख की भूमिका में भी बूथों पर हम लोग डिप्लॉय करने वाले, जहां पर ये 30 मतदाताओं के ऊपर 11 लोग पन्ना प्रमुख की टीम के सदस्य बनकर कमल खिलाने का जो एक जबरदस्त काम करने वाले हैं। मैं सोचता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, और उन ज्यादा बड़ा योगदान हमारी जनता है। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, माननीय मोदी जी पर विश्वास करती है, माननीय धामी जी पर विश्वास करती है। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में मैं केवल 4-5 चीजों का उल्लेख करना चाहता हूँ। हमने जो अपने दृष्टि पत्र में जनता के साथ जो वायदे किए, जैसे हम 3 सिलेंडर देंगे, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने यूसीसी का वायदा किया था कि पहली कैबिनेट में हम लेकर आएंगे, उसका ड्राफ्ट हम लेकर आ गए। लोकपाल पे क्या कहेंगे संजीव वर्मा जी? 100 दिन के अंदर लॉ की बात लेके आएंगे। हम धर्मांतरण कानून हम लोग लेकर आ गए।
हमने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की बात करी थी, वो हम लोग लेकर आ गए। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात करी थी, हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया, उसकी घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक बस छोटा सा ऐड कर देता हूं संजीव वर्मा जी, लोकपाल के क्या कहेंगे? आपको कहा था 2017 में 100 दिन के अंदर लोकपाल लेके आएंगे, परवर समिति को काला जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है, लोकपाल जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है, जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री टीवी के कैमरे पर आकर बोलते थे, करोड़ों रुपए 5-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा, और तमाम जितना भी इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और पूरा भ्रष्ट तंत्र चला, और सब चीजों का संज्ञान होने के बावजूद भी इनकी सरकार ने किसी भी गलत कार्यवाहियों के ऊपर कोई बिल्कुल एक प्रश्न ले ले तो मनोज कुलरा जी से आपको दे दिया जाएगा। मनोज कुलरा जी देखिए, आप कहते हैं आपके पास मनोज कुलरा जी की पार्टी कहती है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पार्टी खुद बिखरी हुई है, जो पार्टी खुद को नहीं समेट पा रही, भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से करेगी? दूसरी बात, अगर जो प्रश्न मैंने संजीव वर्मा जी से लिया था, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था 2017 में कि लोकपाल की नियुक्ति होगी यहाँ पे, लेकिन वो परवर समिति में चल रहा है। देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हमने हर समय देखा है कि देश ने हमेशा परिवर्तन के पक्ष पे वोट डाला है, और परिवर्तन होगा, चाहे वो लोकतंत्र विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो संविधान विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे वो अम्बेडकर विरोधी की पराजय होगी, और लोक कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण की बात करने वाले हमेशा आगे आएंगे और सरकार संभालेंगे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने हमेशा परिवर्तन का नेतृत्व किया है। मुझे लगता है कि हमारे जो नेता है, जो नेतागण है, वो इस परिवर्तन का जो नैरेटिव लेके आएंगे या तैयार करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उससे उसको एक पॉजिटिव लेवल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2024 का रिजल्ट क्या रहेगा सर, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि हम वो पार्टी है जिसने 70 साल अपनी सरकार बनाई, हम वो पार्टी है सर जो मनरेगा लेके आया, हम वो पार्टी है सर जो आईआईटी लेके आया, जो आईआईटी लेके आया, जो आईआईएम लेके आया, वो पार्टी है। जो पीएसयू की बात की जाए तो जिन बीजेपी ने पीएसयू को बेचा है वो हम लेके आए सर। गोवा को हिंदुस्तान में हमने मिलाया, सिक्किम को हिंदुस्तान में हमने मिलाया, आरटीआई हम लेके आए, राइट टू फूड हम लेके आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या कर रहे हैं इस सब चीज को लाने के बाद? देखिए सर, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए सर, हम जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो हमेशा से इंडियन नेशनलिज्म पे फोकस करती आई है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक सोशल नेशनलिज्म देखने को मिलता है, जिसे हंगर फॉर पावर कहा जाता है। ये हमेशा डिवीजन के बेसिस पे, हमेशा एंगर के बेसिस पे, हिटर के बेसिस पे अपना मुद्दा लेके आए हैं। सर आप देखना 2024 में हमेशा से इनका मुद्दा धार्मिक वगैरह ही रहेगा, लेकिन कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे। धार्मिक होना गलत बात है क्या? नहीं सर, देखिए तो सही बात बोला सर। मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन के वक्त जब धर्म के नाम पे भारत को बांटा जाता था, तो आपको मैं बता दूं कि भारत एक ऐसा देश था जो धर्मनिरपेक्ष कानून लेके आया था, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र लेके आया था, जहाँ पे पूरा देश सारे के सारे डिक्टेटरशिप को अपना रहे थे, वहां पे भारत ने झंडा गाड़ा था और लोकतंत्र लेके आया था। ठीक है सर, लोकतंत्र संविधान इसके बेसिस पे देश चलता है, लेकिन लोकतंत्र की आजकल किस तरीके से उस पे बादल संकट के बादल चल रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी का तौर तरीका है, ना तो डेमोक्रेसी बच पा रही है, ना डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने सपने देखे थे, आजादी में जो लड़े थे, उनका जो सपना था उन्हें खोसा गया है। सर कहते हैं कि 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सर जो सपने आजादी के बाद देखे गए थे, बुक लिखी गई थी सर बिपिन चंद्रा जी की, जिसमें कहा गया था आजादी के बाद का भारत, इसमें जो सपने दिखाए गए थे वो सपने कहीं खो से गए हैं सर। बिल्कुल मनोज जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ, फिर कमलेश जी के पास आता हूँ, संजीव जी के बाद आपके पास आता हूँ। मनोज जी, राम मंदिर बनना ठीक हुआ या नहीं? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक सीधा छोटा प्रश्न, छोटा होता है। देखिए सर, मैंने जब अभी स्टार्टिंग करी तो मैंने कहा धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर धर्म को आजादी के साथ रहने का हक है, और जब आजाद हुआ भारत तो उसमें हमारे जो नेता थे, चाहे अगर मैं अम्बेडकर जी की बात करूं, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, उनका साफ साफ तौर पे यही था कि सारे किसान, सारे महिलाएं, सारे बेरोजगार लोग, सारे छोटी जाति, बड़ी जाति, अलग अलग धर्म के लोगों को एक खुला आकाश उन्होंने दिया, ताकि वो अपनी बात रख पाए। राइट टू फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करते हैं सर, ये कौन लेके आया? मनोज जी आप लौट के एक प्रश्न ले लेता हूं कमलेश रमन जी से। कमलेश रमन जी, आप बात करते हैं लोकसभा में अपनी दावेदारी, विधानसभा में कुछ कमाल नहीं कर पाती आम आदमी पार्टी। अगर निकाय चुनाव की बात करते हैं, पिछले निकाय चुनाव की, तो 100 पार्षद में से एक भी पार्षद नहीं जीत पाता।
किस हिसाब से आप कहते हैं कि लोकसभा में अपनी दावेदारी मजबूती से रखें? कमलेश नवाज। देखिए, जिन दो पार्टियों से मुकाबला है हमारे फ्रंट के में, दोनों पार्टी नेशनल पार्टियां हैं और उन्होंने किसी ने 70 साल राज किया है, किसी ने अब 10 साल से 15 साल से राज कर रहे हैं। तो दोनों की दोनों पार्टियां अपने आप में एक ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमसे बड़ा शायद अब कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल के अंतराल में दिखा दिया कि 10 साल में ही वो एक नेशनल पार्टी के लेवल पर आ चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और 2 राज्यों में सरकार है। अगर बात करते हैं इस वक्त की इतनी जल्दी अगर एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है। रही बात की अभी हम विधानसभा में कोई कमाल नहीं दिखा पाए, जाहिर सी बात है कि नहीं दिखा पाए, कुछ कमियां रही थी जिनको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। रही बात पार्षद की नहीं आया पिछली बार, तो एक अलग चीज है कि पार्टी समय की सीमा भी देखनी है हमने। संजीव वर्मा जी, मनोज वर्मा जी, कमलेश रमन जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले राजनीति के बारे में खासकर ये कहा जाता है, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं 5 सीट पर इस वक्त मौजूदा हालत में भाजपा का कब्जा है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि सियासत कुछ इस तरीके से आवाम पे पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।